जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज मैं फिर से कल की ही तरह जो कल आपको मैंने 100 प्रश्न आपको जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिए थे फ्रेंड्स, जो भी बच्चे अभी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न नहीं देखे हैं वो वीवीआई प्रश्न है। आज भी मैं फ्रेंड्स आपको 25 प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, तो 100% आपको एग्जाम में आएगा। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। आपकी मोटिवेट की ही वजह से मैंने ये भी प्रश्न लेकर आया हूँ। आज देखिए, आपको 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से आपको 25 प्रश्न दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको इस क्लास से सिर पे 15 क्वेश्चन आप आराम से बनाकर आ जाएंगे। तो 15 दूनी 30 नंबर आपको यानी पक्का यहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आइए, ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स। कहता है कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त में टिप्पणी दे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर की समस्या क्या थी? कहता है 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ था, यानी कि अस्तित्व में जब आ गया था, तो कश्मीर एक रियासत थी। जो 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन कश्मीर के राजा राजा हरि सिंह ने, फ्रेंड्स याद रखना है, कश्मीर के उस समय राजा थे वो राजा हरि सिंह, इनका भारत में विलय कर दिया गया। मतलब इन्होंने भारत में आने के लिए शामिल हो गए। पाकिस्तान के घुसपैठियों ने, मतलब आतंकवादियों ने आड़ में कश्मीर को कुछ हिस्से को हड़प लिया। जो राजा हरि सिंह ने भारतीय नौसेना से सहायता मांगी और पाकिस्तान के एक तिहाई अधिकार पर, यानी कि एक तिहाई हिस्से पर ये जो आपका पाकिस्तान था वो अधिकार कर लिया, अवैध रूप से कब्जा कर लिया फ्रेंड्स। जिसमें भारतीय सैनिक ने उनसे घमासान युद्ध करके, अर्थात पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र से भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा था, उसके सबसे बड़ी कारण था पाकिस्तान में कश्मीर में आतंक पाकिस्तान का कश्मीर में आतंकवादियों का घुसपैठ। जो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही समस्या जबरदस्त रही थी, लेकिन अंततः राजा हरि सिंह ने भारत में विलय कर दिया। फ्रेंड्स 370 यहाँ से धारा लागू था, जो ये भी समाप्त कर दिया। आपको फ्रेंड्स ये 100% यहाँ से एग्जाम में आएगा देखने को। फ्रेंड्स आपको बकाना नहीं है, सिंपल सा आपको लिख देना है कि जब भारत आज़ाद हुई तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समस्या बनी, जम्मू कश्मीर की समस्या। जो उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए, लेकिन पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने भारत पर जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जिससे राजा हरि सिंह ने भारत के सैनिकों से सहायता मांगे और भारतीय सैनिक ने सहायता देकर उन्हें मुक्ति दिलाए और यह भारत का अधिकार यानी भारत का एक अंग बन गया। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। शराबी विरोधी आंदोलन क्या था? फ्रेंड्स एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, या शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप वीडियो को लिख लेंगे। तो आइए, शराब विरोधी आंदोलन इसी को बोला गया फ्रेंड्स। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं? कहता है फ्रेंड्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का एक जिला है, नेल्लौर जिला, जो वहाँ पे महिलाएं ने ताड़ी विरोधी बिक्री पर जबरदस्त घमासान आंदोलन किए थे फ्रेंड्स। उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाया और खबर यह तेजी की तरह फैल गया। जो 5,000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। जो यह 1990 से 91 के दशक में जो लेनौर जिला ताड़ी नीलामी में 17 बार, मतलब वहाँ पे 17 बार नीलामी रद्द कर दी गई फ्रेंड्स। जो यह लेनौर आंध्र प्रदेश में और धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गए फ्रेंड्स, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया फ्रेंड्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 2 नंबर देख सकते हैं आप लोग, झारखंड बोर्ड 2016 भी पूछा हुआ है और आपको बिहार बोर्ड भी पूछेगा ही फ्रेंड्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन
फ्रेंड्स देखिए CBSE 2017 पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे आज सिलेक्टेड प्रश्न आए फ्रेंड्स, और आपको बिहार बोर्ड 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो सबसे पहले आप इससे मिला लेना कि कल जो प्रश्न आपको दिए थे 100 प्रश्न, उसमें कितना आया और आज जो सब्जेक्ट दिए उसमें कितना आया। सो फ्रेंड्स यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन काम आ जाएगा। तो चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी दें या सरदार सरोवर परियोजना पर संक्षिप्त में परिचय दें। फ्रेंड्स कहता है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के तट पर बांध बनाया गया था। यह गुजरात और मध्य प्रदेश को पानी और बिजली की सुविधा मिल सके। जो यह एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जो जन कल्याण को लक्ष्य का पूरा करेगी। किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगी तथा लोगों को बिजली उपलब्ध कराएगी। लेकिन इन योजना के क्रियान्वयन से लोगों की जमीन छीनने लगी, अर्थात लोगों की जमीन ली जाने लगी तथा बसे हुए लोगों को घर हटाने लगे। इसी वजह से यह आशंका हुआ और ऊंचे बांध का निर्माण किया जो अन्यास टूट जाने से जलमग्न एक बार हो गया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यह बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स, और आपको एग्जाम में आपको ये प्रश्न हमेशा पूछता है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निजीकरण को परिभाषित करें। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। चलिए फ्रेंड्स मैं अपना ही शब्द में बताऊंगा आपको। ये देखिए पूरा हम सेलेक्टेड लेकर आया हूँ, मैंने ये बुक से टाइप किया हुआ क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही लगन और मेहनत से टाइप किया फ्रेंड्स, जो लगभग 1 घंटा लगा और 1 घंटा आपको वीडियो बनेगा, लगभग 1 घंटा से कम ही बनेगा। तो चलिए देखिए मैं अपने ही शब्द में समझा देता हूँ। निजीकरण पूछा है तो निजीकरण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। कहता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होते हैं फ्रेंड्स, याद रखना जो सरकारी, यहाँ पे देखिए ये आपका अर्थ समझ सकते तो समझिएगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। निजीकरण का अर्थ होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है, सार्वजनिक सेक्टर होते हैं, उसे निजी हाथों में किसी खास व्यक्ति के हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है फ्रेंड्स। तो आपको ये आशा होगा समझ में आ गया होगा। दूसरा आते वैश्वीकरण, मैं इसको भी समझा देता हूँ। वैश्वीकरण का अर्थ होता है फ्रेंड्स विश्व के स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ देना, विश्व के स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना, खुलेआम तौर पर बाजार करने का अनुमति मिल जाना, उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और आइए तीसरा जो लास्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही भेर भी आई, उदारीकरण। फ्रेंड्स इसका अर्थ हुआ, उदारीकरण का अर्थ होता है कि बिना टैक्स, बिना कर के, बिना लाइसेंस के खुलेआम रूप से खुले तौर पर व्यापार करने की जब अनुमति मिल जाती है सरकार द्वारा फ्रेंड्स, तो उसी को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शीत युद्ध का अर्थ बताएं फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्वेश्चन है। तो आइए शीत युद्ध किसे कहते हैं फ्रेंड्स। कहता है शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच में ये युद्ध चली थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव हुआ था, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना गया था फ्रेंड्स। यह एक अस्त्र और शस्त्र वाला युद्ध नहीं था फ्रेंड्स, जो यह अंदर ही अंदर गर्मा गर्मी हो गया था, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो किस तरह से है, क्वेश्चन किस तरह से है, आप देखिएगा एग्जाम में आता है कि नहीं। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आप सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, एक लाइक जरूर देना और अपने सारे दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि मैं अगर आप अपने सर से प्रेम है यानी अपने गुरु से आदर सम्मान करते हो तो जरूर एक बार वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन या इसी को बोल सकते हैं WTO, अर्थात WTO वर्ल्ड व्यापार है ना, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
इसकी स्थापना का कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए आते हैं। कहता WTO का विस्तृत रूप विश्व व्यापार संगठन होता है फ्रेंड्स। यानी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक नंबर देकर जाएगा फ्रेंड्स। WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन, याद रखना। ये आपका जिसका जियो होगा, जियो का मतलब ज्योग्राफी होगा, उसमें प्रश्न आएगा। कहते इसका पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन, जो यह 1947 में गैट का रूप को बदल करके उसी के जगह पर 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी, जो हर 2 वर्ष बाद सम्मेलन होता है फ्रेंड्स, जिसमें व्यापार संबंधी मामले पर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। सभी सदस्य राज्यों की बाध्यकारी इनका अपना न्यायाधिकरण, जिसमें राज्यों के बीच व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखना WTO का मुख्यालय जेनेवा है फ्रेंड्स। इसकी मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, याद रखना है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। पंचशील समझौता के कितने सूत्र हैं? पंचशील समझौता के सूत्र बताना है फ्रेंड्स। तो आइए, पंचशील समझौता के 5 सूत्र थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया पंचशील पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी दे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2016-17, 2016, 2015, 2019। तो देखिए क्वेश्चन क्या जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में किया गया था। एक नंबर का यहाँ देकर जाएगा फ्रेंड्स, जो जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए हैं। आइए 5 सूत्र कौन कौन है? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व को सम्मान करेगा, किसी भी आक्रमण न करना, मतलब किसी पर भी आक्रमण नहीं करेगा, दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, समानता और परस्पर को बनाए रखेगा तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करेगा। फ्रेंड्स इसको लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर जाना, याद कर लो, दिमाग में एकदम लेकर जाना, माइंड में कॉन्सेप्ट बनाकर एग्जाम में पक्का आएगा फ्रेंड्स। आइए, वीटो शक्ति क्या है फ्रेंड्स? वीटो शक्ति क्या है? सो फ्रेंड्स आप सभी को माँ गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए आते हैं वीटो। वीटो का अर्थ होता है फ्रेंड्स निषेधाधिकार। जो सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का अर्थ होता है कि 5 अस्थाई इसमें कुल सदस्य, यानी कि वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाला कुल 5 देश है, यानी कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी वीटो शक्ति 5 देश के, यानी 5 अस्थाई सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिनमें वीटो शक्ति का प्राप्त है। कोई अस्थाई सदस्य किसी गैर प्रक्रिया संबंधी मामले में विपक्ष में अपना वोट देकर किसी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकता है या उसे पास कर सकता है। तो याद रखना है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीटो शक्ति क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन या नोट्स कर लीजिएगा, डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? कहता है मानवीय क्रियाकलाप या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहते हैं। सो फ्रेंड देखिए यहाँ क्या कहता है कि जो हमारे प्राकृतिक नदियाँ, प्राकृतिक क्रियाकलाप में जो रासायनिक चीज हम मानव कर देते हैं, रासायनिक से हम मानवीय यानी भौतिक गुण में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसी को जल प्रदूषण कहते हैं फ्रेंड्स। जल प्रदूषण के कारण मानव जीवन के अनेक संकट समस्या करना पड़ता है। प्रदूषण जल का सेवन से लाखों लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं फ्रेंड्स। यानी हर बार, हमेशा लोग हर बार जल के प्रदूषण से लोग की तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही फ्रेंड्स। तो आइए शॉर्ट स्क्रीन आप लोग जरूर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? सामाजिक और आर्थिक न्याय किसे कहते हैं या सामाजिक न्याय क्या है? फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खुद आप लोग को हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहता है समाज के सभी वर्गों को समानता मिले,
उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा गरीब और बेकारी जैसी दोषों का निराकार हो, आर्थिक विषमता दूर हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो योजनाएं पारित की गई तो उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय हुआ कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, जो गरीबी निवारण कर दिया जाता है, भूखामरी दूर कर दिया जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत कर दिया जाता है, तो उसे सामाजिक आर्थिक न्याय कहा जाता है फ्रेंड्स। आइए, राज्य निर्माण का क्या अर्थ है, यानी राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, देश के प्रांतों या क्षेत्रों का ऐसा गठन या पुनर्गठन किया जाए जिसे लोग वैध मान ले। मतलब राज्य निर्माण का अर्थ ऐसा है कि आप अपने क्षेत्र में जब राज्य का निर्माण करेंगे तो सभी लोगों के लिए एक सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त हो जाए, तो वह राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम करेगी, तो उसी को राज्य निर्माण का अर्थ कहा जाता है, यानी राज्य निर्माण के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ क्या है, अर्थात विविधता में एकता किसे कहते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विविधता में एकता का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड्स। विविधता में एकता अर्थात सभी धर्म, सभी भाषा, सभी तरह के समुदाय, सांस्कृतिक लोगों को एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र में बांध करके रखना, विविधता में एकता कहलाती है फ्रेंड्स। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था फ्रेंड्स। तो आइए, कहता है भारत में विविधता में एकता का स्पष्ट करें। विशाल देशों में अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषाओं, संस्कृति आदि लोग रहते हैं, फिर भी नेहरू जैसे शब्द में सभी में एकता के लिए अदृश्य धागों से बांधे थे, उसी को विविधता में एकता कहा जाता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संघ में 28 राज्य जिनमें स्वायत्ता प्राप्त है, संविधान में उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया जाता है, अतः केंद्र सरकार उसका अतिक्रमण, यानी सिंपल सा फ्रेंड्स, आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर स्पष्ट करना है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सा लिखना कि राज्य को राष्ट्रपति द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा राज्य का निर्माण जब कर दिया जाता है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है फ्रेंड्स, उसको राज्यपाल या राष्ट्रपति उसे राज्य के रूप में जब परिवर्तन कर देता है तो उसे राज्य के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो यही दोनों में अंतर हो गया। मतलब भारतीय राज्य में 28 राज्य है जिससे स्वायत्ता प्राप्त है, संविधान ने उनका अधिकार स्पष्ट कर दिया है, कहता है अतः केंद्र सरकार उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। मतलब राज्य को केंद्र सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि संघ शासित प्रदेश में केंद्र सरकार होती है, उसे चाहेगा तो राज्य में बदल सकता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, शिमला समझौता कब हुई थी फ्रेंड्स। तो शिमला समझौता वर्णन करना है फ्रेंड्स, कहता है यह दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा फ्रेंड्स। जो बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया तथा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया, जो जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो तथा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, सारे आज जितना है सेलेक्टेड क्वेश्चन, बस 25 क्वेश्चन हम लाए फ्रेंड्स, और 25 को आप देख कर जाइए, आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, शायद हो सके 15 बना दीजिएगा, 15 से कम नहीं टकराएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। तो देखिए, कहता है एक दलीय, कहता है देश में
पार्टियां अनेक होती है किंतु किसी एक बहुमत विशाल की पार्टी होती है, यानी कि जिसके पास एक सत्ता होती है और एक सत्ता द्वारा बना दी जाती है, तो वह अन्य पार्टियों सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है, तो उसे एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था कहते हैं। यानी एक दल का ही पार्टी शासन करता है फ्रेंड्स, तो उसे एक दलीय प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आइए, दल बदल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यदि कोई विधायक या सांसद दल अथवा निर्दलीय मंच को अर्थात अपने मंच को छोड़कर दूसरे मंच में यानी नए दल में शामिल हो जाता है या नया दल निर्माण कर लेता है, तो वह दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। यानी सिंपल सा बोलेंगे कि जब कोई सांसद या विधायक किसी दूसरे पार्टी के दल को छोड़कर अपना एक नया दल बना ले या दूसरे पार्टी में चला जाए, तो उसे दल बदल कानून कहते हैं फ्रेंड्स। आइए, भारत के सभी वर्तमान राष्ट्रीय दलों का नाम लिखना है। अभी भारत में राष्ट्रीय दल कौन कौन है फ्रेंड्स, और इसको लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा तो आएगा। भारत के राष्ट्रीय दल निम्न है फ्रेंड्स। पहला राष्ट्रीय दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी फ्रेंड्स। तो याद रखना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग लेते जाना। आइए, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है फ्रेंड्स, अभी जस्ट लगता है हमने समझाया था। एकल दलीय व्यवस्था, यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाला सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हो। देखिए यहाँ पे सिंपल सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी देश में केवल एक दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाला सिर्फ सभी सदस्य एक ही दल के पार्टी के सदस्य हो, तो वहाँ की दल पद्धति को एकल दलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका आधार यह है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राजनीति की प्रभुत्व सौंप दी है, इसीलिए एकल दलीय व्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। भारत में एकल दलीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पूछता है क्वेश्चन। आइए, योजना अवकाश का अर्थ क्या है। योजना अवकाश का अर्थ क्या है, देखिए फ्रेंड्स, पहले आप बताइए पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं फ्रेंड्स। पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं, तो देखिए 5 वर्ष में जो योजना पारित की गई उसे पंचवर्षीय योजना कहा गया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे योजना अवकाश, जब चौथी पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में जो व्यवधान पड़ गया था उसी को अवकाश योजना कहा गया। अर्थात कहता तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 66 के बाद क्रम में व्यवधान पड़ने के कारण एक वर्षीय योजना लाई गई, जैसे 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 की अवधि लिया गया। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के समय घटना घटी, जिसे अवकाश योजना अर्थात 1969 से 74 में चली थी, जो 3 वर्ष की अवधि में 3 वार्षिक योजना आई, जिसे अवकाश योजना के नाम से जाना गया था फ्रेंड्स। इसी को टूट योजना भी कहा गया था फ्रेंड्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, सो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्वेत क्रांति का जन्म हुआ था भारत में फ्रेंड्स 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का तात्पर्य देश में दूध के उत्पादन में तीव्रता लाना, यह सुनिश्चित किया गया। श्वेत क्रांति का परिणाम है कि आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत सहकारी संगठन का निर्माण, अच्छी नस्ल के पशु की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके दूध के उत्पादन में वृद्धि करना ही श्वेत क्रांति कहलाया फ्रेंड्स, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना फ्रेंड्स। और चलिए
आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर फ्रेंड्स। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति पर टिप्पणी दे। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के लाभ। तो चलिए फ्रेंड्स एक को बारी बारी से देखेंगे। कहता देश में सभी को भोजन कराने के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि की गई। जो सरकार ने 60 के दशक यानी 1960 के दशक में किसान के उच्च गुणवत्ता के रूप में बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, बेहतर सिंचाई, सस्ती बिजली दर, खाद्य सामग्री उत्पादन क्षेत्र में व्यापक वृद्धि की गई। तो इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना गया फ्रेंड्स। इसी को हरित क्रांति मानो फसलों के उत्पादन में जो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा गेहूं में वृद्धि हुआ था फ्रेंड्स। तो हरित क्रांति का अर्थ था कि फसल के सिंचाई में उत्पादन में वृद्धि करना फ्रेंड्स। हरित क्रांति का परिणाम सकारात्मक परिणाम था। इससे देश के खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर था। इसका नकारात्मक परिणाम यह था कि इसका लाभ देश के कुछ ही क्षेत्र में ही मिला था फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं और ये शायद आपका लास्ट प्रश्न होगा फ्रेंड्स। तो आइए पंचशील के सूत्र बताएं फ्रेंड्स। जस्ट हमने अभी पंचशील के सूत्र को हमने बताया था, तो इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हमने इसको बता दिया था फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया लास्ट प्रश्न। और देखिए यहाँ से आपको 25 प्रश्न हम आपको सोल्व करा दिया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को कमेंट के अंत में जरूर बताएंगे। और एक चीज़ और, सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे जितना आपके लिए मैं कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर कमेंट बताना कि मैं किस तरह का आप लोग को कौन सा विषय का। देखिए यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल, अभी ज्योग्राफी का बाकी है और इतिहास का भी चलेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किसका अब आगे सेट कर दूं फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए सभी को गुड नाइट और आप सभी को धन्यवाद। जो आप सभी को 2023 में 1 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाली है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें और सभी को प्रथम डिवीज़न आने की चांस सबसे अधिक रहेगी फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको नंबर अच्छा ही आएगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, थैंक यू।